हेलो एंड वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आपका स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स के अंतर्गत हम लोग आज करने वाले हैं आधुनिक भारत में 1857 के रिवॉल्ट से पहले धातुवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था और इसके साथ हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास के दो महत्वपूर्ण इंसिडेंट, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हूँ मैं, मेरा नाम है प्रियांशु दुबे। मैंने केनेडी सुल्तानपुर से बीटेक किया हुआ है। साथ में मैंने यूपी पीसीएस का 2016 और 2017 में इंटरव्यू दिया हुआ है। IBPS PO का 2014 में इंटरव्यू दिया हुआ है। यूपी पीसीएस का मेंस 2015, 2016, 2017, 2018 में दिया हुआ है। और पिछले 5 से 6 सालों से मैं बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ और सफलता की ओर खींच रहा हूँ। ठीक है, देखिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ ही आपको डेली लाइव क्लासेस में इस सेशन के दौरान मुझसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। आप उसे लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर पुट कर सकते हैं, आंसर पा सकते हैं। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट, क्विज, मंथली, वीकली और डेली टेस्ट आप दे सकते हैं। पढ़िए पहले, उसके बाद पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए। फिर जब टेस्ट में डाउट हो तो मेरे पास फिर आइए, फिर पूछिए। इसके साथ ही आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स कराया जाएगा। सिलेबस जो आपका कहता है जिस एग्जाम के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराई जाएगी। इसके साथ ही आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं अपने कोर्सेज का। जितनी बार चाहें आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया तो मैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में पढ़े हुए वीडियो को कितनी बार भी देख सकता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, कोई रोक नहीं। कैसे रजिस्टर करेंगे आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करिए। ये सिंबल बन के आएगा। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन पर। इंस्टॉल करने के बाद जिस एग्ज़ाम में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उस एग्ज़ाम पर आप क्लिक कर लीजिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा उस एग्ज़ाम का। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका ये है कि आप कोशिश करिए कि लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में मिनिमम आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर चलिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के एग्जाम्स में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। 1 से डेढ़ साल तक का समय तो कम से कम लगता ही है प्रोसेसिंग होने में। तो अगर आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे कितनी बार भी। ठीक है, तो टोटल फीस है 2 साल के सब्सक्रिप्शन की, वो है 8400 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड PDUS अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% के डिस्काउंट के साथ आपका टोटल फीस लगेगा 7560 ओनली, मात्र लग रहा है। तो देखिए, इतना तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं खाने पीने में, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं क्या क्या। तो 7560 रुपये में आप एकदम रिलायबल एजुकेटर्स के साथ, एक रिलेवेंट कंटेंट के साथ पढ़ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 1 साल का लेना चाहता हूँ, तो 7000 रुपये फीस है इन जनरल, सामान्यतः 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन अगर आप मेरा कोड PDUS का प्रयोग करते हैं तो आपको टोटल फीस पड़ेगी 6300 ओनली। और 1 साल तक आप आराम से वीडियोस को देख पाएंगे बिना रुके हुए। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार। कोशिश करिए 2 साल का लीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। क्योंकि टाइमिंग जो जनरली होती है वो 1.5 साल में कंप्लीट होता है। यूपी में कोई भी एग्जाम 1 से 1.5 साल ले लेता है, प्री मेंस इंटरव्यू सब मिला के। देखिए, आज की शुरुआत है। हम लोगों ने कल इतिहास मॉडर्न आधुनिक भारत में, देखिए मैं चाहता तो आधुनिक भारत की शुरुआत 1857 के रिवॉल्ट से कर सकता था, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। आधुनिक भारत को पढ़ा जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, 1857 के विद्रोह से। लेकिन मैंने जानबूझकर शुरुआत करी थी, मैं बहुत पीछे से चला। मैं पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी पे पहुंचा, क्योंकि जनरली एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज मध्यकालीन भारत में पढ़ाया जाता है। मध्यकालीन भारत तक आते हैं, अंत तक पहुंचते हैं तो वहीं पर पढ़ा देते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत करी है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज से। तो वहां से मैं लेकर, पहले मैंने आपको पहले मैंने पुर्तगाल की कहानी सुनाई, उसके बाद मैंने डच की कहानी सुनाई, फिर इंग्लिश की कहानी सुनाई, और इंग्लिश में हम लोग चल रहे हैं आई की तरफ। फिर अंत में मैं आपको फ्रांस की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये वीडियो इससे पहले वाला नहीं देखा है, वो वीडियो जाके उसको देखें, ताकि उनको क्लियरिटी आ जाए कि हमने पहला चैप्टर में क्या पढ़ा, अब हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास की वह 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमा लिए पूर्ण रूप से। और साथ में हम लोग आज देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म, धातुवाद का सिद्धांत। साथ में जानेंगे भू राजस्व व्यवस्था का धातुवाद के सिद्धांत से क्या संबंध है, ये भी देखेंगे। और बहुत ही प्यारे से डायग्राम देखेंगे आज, जिससे आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँ जमींदारी व्यवस्था में क्या था ढूंढ रहे हैं पॉइंट बैठ के। सिर्फ एक डायग्राम को देखने के साथ ही आपकी हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। और उस डायग्राम से हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है।
चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने बोला भारत के इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की हम बात करने वाले हैं। कल हम लोग बात कर चुके थे कि फोर्ट विलियम फर्रुखशियर ने, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1717 में 1717 में फर्रुखशियर ने फरमान इशू कर दिया, दस्तक ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात कर दी। और ज्यों ही ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात करी तो बंगाल सत्ता का केंद्र है। बंगाल सत्ता का केंद्र इसलिए क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, पोर्ट है ना, बंदरगाह है, आसानी से आ जा सकते हैं। तो बंगाल सत्ता का केंद्र बन रहा है। बंगाल का नवाब, जो नाम है उसका मैंने बताया था, बंगाल का सबसे पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। मैंने आपको बताया कि बंगाल उसी क्रम में अली वर्दी खान जब बंगाल के नवाब बने तो अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से कहा, डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। दस्तक का मिसयूज मत करो और दुर्ग की मतलब किलेबंदी मत करो, फैक्ट्रीज की किलेबंदी मत करो, क्योंकि अंग्रेज अपनी अपनी फैक्ट्रीज की किलेबंदी कर रहे हैं और दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। कोई भी दस्तक का प्रयोग कर ले रहा है, जो ड्यूटी फ्री ट्रेड पास है उसका प्रयोग कोई भी कर ले रहा है। तो इस बारे में ये बोला है अली वर्दी खान, जो बंगाल का नवाब बना, उसने बोला अंग्रेजों से, डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री, किलेबंदी मत करो और दस्तक का मिसयूज मत करो। यह कहते हुए मतलब इसके उपरांत अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाएगी और उनका पोता, जिसका नाम ग्रैंडसन का नाम है सिराज उद दौला, ग्रैंडसन है अली वर्दी खान का, सिराज उद दौला गद्दी पर बैठेगा। और ज्यों ही गद्दी पर बैठेगा एक नया खून, तो बंगाल की गद्दी पर बैठते ही यह अंग्रेजों से वही बोलेगा कि डोंट यूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। सिराजुद्दौला ये बोलेगा अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज सुनने नहीं वाले हैं। अंग्रेज किसी की नहीं सुन रहे उस टाइम पे, अपने में चलाए जा रहे हैं। अंग्रेजों को फाइनली भारत को गुलाम बनाना है। तो सिराजुद्दौला ने जब बोला अंग्रेजों से डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री, अंग्रेजों ने जब नहीं सुना तो सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर फोर्ट विलियम पे चढ़ाई कर दी। फोर्ट विलियम कहाँ पर है तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, विलियम थर्ड के नाम से बनाया गया ये फोर्ट। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम पे चढ़ाई कर दी और ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट विलियम पर चढ़ाई करने के साथ उसने फोर्ट विलियम को सीज कर दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को सीज कर दिया। क्यों ही सीज किया, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया है सबक सिखाने का सिराजुद्दौला को। एक इंसिडेंट जिसको जन्म दिया है अंग्रेजों के द्वारा। इतिहासकारों का कहना है कि यह घटना हुई नहीं है वास्तविकता में, लेकिन अंग्रेजों का कहना है कि यह घटना हुई है। क्यों ऐसा हुआ तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। एक घटना जिसे बोला गया ब्लैक होल इंसिडेंट। देखिए, हमें 1857 की तरफ बढ़ना है तो मैं कहानी को शॉर्ट में सुना रहा हूँ। ब्लैक होल इंसिडेंट, यह घटना कहती है कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम को सीज किया तो वहाँ एक 14x18 के रूम में लगभग 146 लोगों को उसने बंद कर दिया, जिससे सफोकेशन के चलते इन 146 में लगभग कहते हैं 120-123 लोगों की मृत्यु हो गई। 123 लोग घुट के मर गए, उसमें से 23 लोग बचे। उन 23 लोगों में एक दद्दू कहानी सुना रहे हैं कि सिराजुद्दौला ने हम लोगों को 14x18 के रूम में बंद करके इसको सीज कर दिया कमरा, सफोकेशन के चलते हमारी मृत्यु हो गई। तो यह घटना कहलाती है ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल घटना। भारत मतलब इतिहासकार कहते हैं कि यह घटना बनाई हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कहना है कि नहीं ये सच्चाई है। इस घटना के थ्रू एक बात तो पता लग गई है, विश्व को अंग्रेजों ने यह बता दिया कि भारत में तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है और उस तानाशाह का नाम है सिराजुद्दौला। और क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में तानाशाही को खत्म करने, कानून का रूल ऑफ लॉ सिखाने के लिए आए, कानून का नियम क्या है सिखाने के लिए आए हैं, तो विश्व को अंग्रेजों का सपोर्ट मिल जाएगा। अंग्रेजों को इस तानाशाह को सबक सिखाने का मौका मिल चुका है। ये तानाशाह है नहीं, लेकिन कहा गया इस तानाशाह। ये तानाशाह क्यों है, क्योंकि इसे लोगों को एक कमरे में बंद करके उनको कमरा सीज किया तो सफोकेशन चलते मर गए हैं, इसलिए इसे तानाशाह की संज्ञा दे दी गई है। तो सिराजुद्दौला तानाशाह को सबक सिखाने के लिए एक युद्ध होगा। मैदान है प्लासी का मैदान, जगह है बंगाल, वेस्ट बंगाल, वर्तमान में पश्चिम बंगाल। तो ये बैटल ऑफ प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों की सेना आमने सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसा कहा जाए, इतिहासकार लिखते हैं, इतिहासकारों का वर्णन है ये कि प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की सेना को सिराजुद्दौला की सेना गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। तो आप बताओ कौन जीत रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिराजुद्दौला जीत रहे हैं और रॉबर्ट क्लाइव की सेना, जो सेनापति है अंग्रेज की सेना का, वह हार रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध का मैं परिणाम बताऊं तो युद्ध का परिणाम निकलता है कि सिराजुद्दौला की सेना हार जाएगी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत होगी। तो आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, तो फिर आप जीत सिराजुद्दौला कैसे गया?
कैसे जीता? तो किसी ने दिया है धोखा, और उस धोखा देने वाले इंसान का नाम है मीर जाफर। आप मुहावरा सुनते हो ना, मीर जाफर होना, तो धोखा देने वाले इंसान का नाम है मीर जाफर। ना सिर्फ मीर जाफर बल्कि मानिक चंद, राय दुर्लभ और जगत सेठ, राय दुर्लभ या राजा दुर्लभ, राज दुर्लभ कह सकते हैं उनको, नवाब है वो। तो ये देखिए मानिक चंद यहाँ लिख लीजिएगा, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन तीनों ने मीर जाफर की मदद की है। मीर जाफर सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति है। मीर जाफर ने अपने ही राजा को बिट्रे किया, धोखा दिया और युद्ध के मैदान में सेना को पीछे हटा लिया। इस हिसाब से जीते कौन? रॉबर्ट क्लाइव की सेना की जीत हो गई और सिराजुद्दौला की सेना की हार हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्लासी के युद्ध में किसने धोखा दिया था? उसका नाम था मीर जाफर, मीर कासिम नहीं। या फिर बोला जाता है कि बताइए मीर जाफर के अलावा कौन लोग थे? तो मानिक चंद, राय दुर्लभ और जगत सेठ। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ, 23 जून 1757। और युद्ध का परिणाम क्या निकला? रॉबर्ट क्लाइव की सेना धोखे से जीत गई है सिराजुद्दौला से, वरना हार जाती। अगर ये धोखा ना देता मीर जाफर तो सिराजुद्दौला की सेना जीत चुकी होती। इसी क्रम में 22 अक्टूबर 1764 को आगे चलकर एक और युद्ध हुआ। देखिए इसको समझते हैं कैसे। मीर जाफर ने जब धोखा दिया है अपने ही नवाब को, तो ऑब्वियस सी बात है इस समय कौन है इनाम पाने का हकदार अंग्रेजों से? तो अंग्रेजों से इनाम पाने का हकदार इस वक्त है मीर जाफर। मीर जाफर को धोखा देने का इनाम देगा अंग्रेज, और बंगाल की नवाब की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया जाएगा। लेकिन अब्राहम लिंकन ने कहा है कि एक बार व्यक्ति अगर सत्ता पाता है तो वह अपना असली चरित्र दिखाता है। मीर जाफर को ज्यों ही नवाब के, बंगाल के नवाब की सत्ता मिली, वहीं मीर जाफर ने अपना रंग दिखाया, चरित्र दिखाया, और अंग्रेजों से क्या बोला? डोंट मिसयूज फरमान एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। फरमान का मिसयूज मत करो और किलेबंदी मत करो। ज्यों ही ये बोला तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से क्या बोला? वह जब हमने तो तुझे बैठाया है वहां पे गद्दी में, तो हमको ही काटने की कोशिश कर रहा है। मीर जाफर ने कहा अच्छा मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। मीर जाफर ने एक योजना बनाई, मीर जाफर का अपमान हो गया है। मीर जाफर ने एक योजना बनाई, भारत में पुर्तगाल के बाद जो लोग आए हैं, क्योंकि पुर्तगाल को बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेज हरा चुके हैं, जो अब अगले जो आए थे उनका नाम था डच। मीर जाफर ने डचों के साथ एक संयुक्त योजना बनाई। डचों को सब चीजें प्रोवाइड करा रहा है मीर जाफर, पैसा, आर्मी, हर चीज, और डचों को अंग्रेजों से लड़ाने की कोशिश में है। ये लड़ावट होगी भी, अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध को कहा जाएगा बैटल ऑफ बेदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा। बैटल ऑफ बेदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा। इस युद्ध में अंग्रेज की सेना डचों की सेना को बुरी तरीके से हराएगी। तो ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध हुआ था बैटल ऑफ स्वाली, जहां पर अंग्रेज की सेना ने किसे हराया था? पुर्तगाल को हराया था। अब अगला युद्ध हो चुका है बैटल ऑफ बेदारा, जहां पर अंग्रेज की सेना ने पुर्तगाल की सेना को हरा दिया, डच की सेना को हरा दिया है। तो बैटल ऑफ बेदारा में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरीके से मारा। क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख देगा यहाँ पर बैटल ऑफ स्वाली, यहाँ लिख देगा बैटल ऑफ बेदारा, और सामने लिख देगा मैचिंग कराने के लिए। याद रखिएगा, बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ है, बैटल ऑफ बेदारा में डच और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ है। इस बैटल ऑफ बेदारा या चिंसुरा में डचों को मारा है अंग्रेजों ने गिरा गिरा के, और अब की बार मीर जाफर को कर्मों का फल मिला है अपने, कि कर्म लौट के आता है। इन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और यह सूचना कि डचों के साथ मिलकर हमारे ससुर जी योजना बना रहे हैं, यह सूचना मीर जाफर के दामाद ने दी है जाके, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने दी है जाके अंग्रेजों को। तो इसका मतलब अब किसने धोखा दिया? मीर कासिम ने। किसको धोखा दिया? मीर जाफर को। अब इनाम किसे मिलेगा? मीर कासिम को। अंग्रेज मीर कासिम को इनाम देंगे और बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा मीर कासिम को। लेकिन अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि ज्यों ही सत्ता मिलती है व्यक्ति चरित्र दिखाता है। मीर कासिम को ज्यों ही सत्ता मिलेगी मीर कासिम अपना चरित्र दिखाएंगे और अंग्रेजों से क्या बोलेंगे? डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। फरमान का मिसयूज नहीं करोगे और किलेबंदी नहीं होगी। यूं ही मीर कासिम ये बोलेगा, अंग्रेज इसको खदेड़ देंगे। ये भागकर पहुंचेगा अवध, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह जिनका नाम है शाह आलम सेकेंड, इनके साथ मिलकर
एक ट्रिनिटी, एक 3 लोगों की सेना बनाई जाएगी, शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम भागकर पहुंचेगा अवध, तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल एम्पायर मतलब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम खुद मिलकर इन ट्रिनिटी की सेना बक्सर के मैदान, बक्सर कहाँ पर है, बिहार में, बक्सर के मैदान में एक युद्ध होगा जिसे बोला जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। और ऐसा कहा जाएगा कि 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध के मैदान में जो युद्ध होगा, उस युद्ध के मैदान में 3 नवाबों की सेना अंग्रेजों की छोटी सी सेना जिसका सेनापति है हेक्टर मुनरो, उसको हरा नहीं पाएंगे और ये 3 नवाबों की सेना हार जाएगी छोटी सी टुकड़ी से अंग्रेजों की। क्यों हार जाएगी? क्योंकि हमारी वॉर टैक्टिक्स, हमारी जो युद्ध कौशल की क्षमता है वह अंग्रेजों की तुलना में अब कम हो गई है। तब तक बैटल ऑफ बक्सर तक कम हो गई है। प्लासी के युद्ध में हमारी टैक्टिक्स अच्छी थी, लेकिन बक्सर के युद्ध तक आते आते हमारी टैक्टिक्स अंग्रेजों की तुलना में कम हो गई हैं। उसका कारण ये है कि हम लेकर चल रहे थे हाथी। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने फोड़ दिया बम, तो हाथी पलट के अपनी ही मार बंद चल रहे थे हाथी ऐसे। अंग्रेजी की सेना ये खड़ी है, हमारी सेना ये खड़ी है, हम लेके चले हाथी अंग्रेजों को कुचलने के लिए। अंग्रेजों ने डाल दिया बम, बम यहाँ फटा, हाथी पलट गए, अपनी सेना कुचल दी, है ना। हम लेके चले घोड़े, अंग्रेजों ने दलदल बना दी, मतलब बीच में घोड़े पानी में घुस गए, दलदल में निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर में युद्ध कौशल के दम पर अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी ने भारत के 3 नवाबों की सेना को मार दिया है, मार गिराया है। और ऐसा कहा गया कि भारत में अंग्रेजों ने स्थायी परमानेंट विक्ट्री हासिल कर ली है। यहाँ पे टेम्परेरी थी। यहाँ पे टेम्परेरी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर धोखा दिया था मीर जाफर ने, लेकिन बक्सर के युद्ध में किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा नहीं मिला। उसके बाद ही ये युद्ध हारे हैं 3 लोग। कौन 3 लोग? मीर कासिम ऑफ बंगाल, शाह आलम ऑफ मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ऑफ अवध, अवध का शुजाउद्दौला। क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा, बताइए मैंने ये डायग्राम क्यों बनवाया आपको? इसलिए बनवाया ताकि आपको मीर जाफर कहाँ बैठा है और मीर कासिम कहाँ बैठा है इसका फर्क दिख जाए। इसलिए बनवाया ताकि आपको सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला बैठे कहाँ है ये दिख जाए कम से कम, क्योंकि सबसे बड़ा खेल तो यही हो जाता है। लिख देगा इनमें से किसका संबंध बैटल ऑफ बक्सर से नहीं है। लिख देगा ए ऑप्शन मीर कासिम, बी ऑप्शन शुजाउद्दौला, सी ऑप्शन शाह आलम सेकेंड, डी ऑप्शन मीर जाफर। तो कहाँ कंफ्यूजन होगा आपको? इन 2 नामों में कंफ्यूजन बहुत होता है, मीर जाफर, मीर कासिम। अगर ये डायग्राम आपकी निगाह में सेट हो गया, जो कि हो जाएगा बहुत जल्दी, तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ मास्टर साहब ने मीर जाफर यहाँ बताया था, मीर कासिम यहाँ लिखा हुआ था, सिराजुद्दौला यहाँ लिखा था, शुजाउद्दौला यहाँ पे लिखा था। ये डायग्राम की ताकत होती है। मान लो आपसे पूछ ले कि बताइए बैटल ऑफ प्लासी में इनमें से किसका संबंध बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध से नहीं है। लिख देगा मीर जाफर, बी ऑप्शन सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन शुजाउद्दौला, डी ऑप्शन मानिक चंद। तो आंसर क्या है? शुजाउद्दौला का संबंध बैटल ऑफ प्लासी से नहीं है, बैटल ऑफ बक्सर से है। तो ये डायग्राम का फायदा है कि मैंने यहाँ पे सिराज के सामने शुजा लिखा है, मीर जाफर के सामने मीर कासिम लिखा हुआ है। तो रट्टा लगा लीजिएगा कि मीर कासिम। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आता है, वो ये कि बताइए बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? और बच्चे मार के आते हैं मीर कासिम। देखिए जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने खदेड़ दिया तो मीर कासिम पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। उस दौरान बंगाल की गद्दी पर फिर से बैठाया गया मीर जाफर को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि मीर जाफर को फिर से बैठाया गया। एक ऐसा ही है कि सिर्फ ये मतलब कम से कम भौंक रहा है, काट तो नहीं रहा है। मीर कासिम तो काटने की कोशिश कर रहे थे। मीर जाफर ने सामने से आके अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा, मीर कासिम तो सामने से आके मतलब धमकी दे रहा है। तो मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल की सत्ता पर बैठा दिया गया। तो याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर आएगा मीर जाफर, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम को खदेड़ा और मीर जाफर को बंगाल की सत्ता पर फिर से बैठा दिया। क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए बक्सर के युद्ध के दौरान मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, जो इस बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये है डेट, याद रखिए बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ पर है 23 जून 1757 और यहाँ पर है 22 अक्टूबर 1764। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा, सॉरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2016 में? बताइए बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? 90% बच्चे मार के आए थे मीर कासिम, जबकि आंसर है मीर जाफर। मैंने आपसे बोला था कि मैं चित्र की सहायता से, डायग्राम की सहायता से
आपको ट्रिकें बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। मैं कहानी सुना चुका हूँ, मैं ट्रिक मतलब आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैं बता चुका हूँ। और डायग्राम के थ्रू ही ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर मीर जाफर लिखा है, यहाँ पर मीर कासिम लिखा है, यहाँ पर सिराजुद्दौला लिखा है, यहाँ पर शुजाउद्दौला लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े। ये युद्ध हो चुका है। मैं यहाँ तक क्यों लेकर आया, मैं इसे यहाँ तक लेकर आया कि आपको ये पता लग गया कि ये तो टेम्पररी विक्ट्री है अंग्रेजों की, क्योंकि यहाँ पर धोखा दिया है मीर जाफर ने, लेकिन अंग्रेजों की परमानेंट विक्ट्री हो गई है बैटल ऑफ बक्सर से। अंग्रेजों को विश्वास हो चुका है कि भारत पर अब राज करना बहुत आसान है। 3 नवाबों की सेना को हरा चुके हैं वो लोग। तो अब देखिए किस प्रकार आगे चल रहे हैं हम लोग 1857 के रिवॉल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एक सिद्धांत आता है जो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म। धातुवाद का सिद्धांत कहता है द मोर बुलियंस यू हैव द मोर पावरफुल यू हैव। जितना आपके पास धातु होगा, और ये धातु क्या है, ये धातु है सोना, जितना आपके पास सोना होगा उतना ही आप शक्तिशाली होंगे। इसे कहा गया प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म। बुलियन का मतलब होता है धातु, धातुवाद का सिद्धांत। यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में, धातुवाद का सिद्धांत। धातुवाद का सिद्धांत कहता है द मोर बुलियंस यू हैव, जितना आपके पास बुलियन होगा उतने ही आप शक्तिशाली होंगे। अंग्रेजों को बुलियन कहाँ से मिल रहा है, इंडिया से। लेकिन समस्या क्या है कि शुरुआत में क्या हो रहा है कि अंग्रेज मतलब भारत के मसाले, भारत के हर चीज़ भारत का A1 क्वालिटी का, सिल्क भारत का A1 क्वालिटी का है। तो अंग्रेज भारत से चीज़ें खरीद के जाते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, और इंग्लैंड से मतलब प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, इंडिया से भारत की ओर जा रहा है। और बुलियन कहाँ पे आ रही है, बुलियन आ रही है इंग्लैंड से भारत की ओर। मतलब सामान कहाँ से जा रहा है, इंडिया से इंग्लैंड जाता है, और बदले में पैसा कहाँ, इंग्लैंड से भारत में आ रहा है। बुलियन किसके पास पहुंच रही है, बुलियन धातु पहुंच रही है इंडिया के पास। जबकि इंग्लैंड की महारानी का कहना है कि ना, आई नीड मोर बुलियन, मुझे बहुत धातु और धातु चाहिए, धातु लेकर आओ। धातु कैसे आएगी, तो इस डायग्राम को पलटना पड़ेगा। डायग्राम कैसे पलट सकते हैं हम लोग, तो कहना है कि हम बुलियन जानी चाहिए यहाँ पर इंग्लैंड के पास, प्रोडक्ट हम बेचेंगे इंडिया को, लेकिन रॉ मटेरियल लेके जाएंगे इंडिया से। डबल नोचने की शुरुआत हो गई है। बुलियन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, भारत से रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे, इंग्लैंड में जाके उसको पैकेजिंग करेंगे और प्रोडक्ट बना के बेचेंगे भारत के लोगों को, और बदले में धातु मिलेगी इंग्लैंड को। बुलियन जाएगा कहाँ पर, इंग्लैंड में। इस तरीके से इंग्लैंड ने भारत को नोचना स्टार्ट कर दिया। मतलब हमसे रॉ मटेरियल भी लेके जा रहे हैं और उसी रॉ मटेरियल को पैकेज कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं उसकी, और उसको आके हम ही को बेच रहे हैं और हमसे पैसा ले जा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के क्राउन का कहना है कि आई नीड मोर बुलियन, कोई और रास्ता ढूंढो जिसके द्वारा भारतीयों से और पैसा वसूला जा सके, धातु चाहिए मुझको। तो एक नया रास्ता अपनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब क्या है, भू राजस्व का मतलब भूमि के द्वारा राजस्व की उगाई, मतलब पैसा नहीं उगा देंगे जमीन पे, लगान लगाकर पैसा वसूलना। तो कौन कौन सी व्यवस्था मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला है इजारेदारी प्रथा। IAS में क्वेश्चन आ चुका है, PCS में क्वेश्चन आ चुका है, रिव्यू ऑफिसर हाईकोर्ट में क्वेश्चन आ चुका है, UP PCS के लोअर में क्वेश्चन आ चुका है। इजारेदारी प्रथा, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, साथ में बताऊंगा रैयतवाड़ी व्यवस्था और बताऊंगा महलवाड़ी व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं हम लाइन से पढ़ेंगे। इजारेदारी प्रथा के बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। तो याद रखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, पहला तो पूछ लेता बताइए किस साल लागू की गई इजारेदारी, तो आंसर है 1772। और दूसरा पूछ लेगा बताइए किस गवर्नर जनरल ने लागू करी, तो आंसर आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, इस प्रकार की दो विशेषताएं क्या थी, पहली इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, और दूसरी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। जिसने सबसे ज्यादा नीलामी में बोली लगा दी उसको ठेके पर जमीन दे दी जाएगी। तो इजारेदारी प्रथा की क्वालिटी दो याद रखिए, पहली पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। ठीक, तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई, 1772 में। किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू करा इसको, याद रखिएगा। अब देते हैं स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था, इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था। याद रखिएगा इस्तमरारी, यही क्वेश्चन आता है। PCS स्थायी नहीं लिखेगा, PCS जमींदारी भी नहीं लिखेगा, PCS लिखता है इस्तमरारी व्यवस्था।
लिख देगा। बताइए इस्तेमरारी व्यवस्था भारत में कब से लागू हुई? तो आंसर आता है 1793, 1793 से। और हम क्या ढूंढेंगे ऑप्शन में? ये यार स्थाई दिख जाए कहीं पे, जमींदारी दिख जाए, लेकिन दिख क्या रहा है? इस्तेमरारी दिख रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, इस्तेमरारी व्यवस्था को ही कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था, और इसे ही कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सेटलमेंट और इस्तेमरारी सेटलमेंट। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इनको देखते हैं, क्या है परमानेंट सेटलमेंट, क्या है रैयतवाड़ी सेटलमेंट और क्या है महलवाड़ी सेटलमेंट। इसको आगे देखते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि इस डायग्राम से कुछ भी बाहर नहीं आता है, सारा क्वेश्चन इस डायग्राम में घुसा हुआ चला आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका पीसीएस का गलत नहीं होगा, कुछ भी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए तीनों व्यवस्थाएं सामने लिखी हुई हैं और डायग्राम में इसको खत्म करना है। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थायी, मतलब पहले भू राजस्व व्यवस्था का मतलब भू के द्वारा राजस्व की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जमींदारी या फिर परमानेंट या फिर इस्तेमरारी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। ठीक, याद रखिए जमींदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमीन का मालिक किसे बना दिया गया? जमींदारी का मतलब जमीन का मालिक कौन है? जमींदार। मतलब परमानेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त के द्वारा ओनर कौन बनाया गया? तो आंसर हो गया जमींदार। टीडीएस ने क्वेश्चन पूछा, ये 2017 में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि बताइए, और सीएपीएफ ने भी पूछा कि बताइए जमींदारी, या जमींदारी नाम नहीं लिखा, उसने लिखा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत कौन जमीन का मालिक बना? तो आंसर है जमींदार। ओनर कौन बना जमीन का? जमींदार। और ये व्यवस्था लागू कब हुई? 1793 में, 1793 में। किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर। यहां लिख लीजिएगा रिकमेंडेशन। किसकी रिकमेंडेशन पर ये हुआ? तो ये जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर व्यवस्था लागू करी गई है, परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर एक चीज शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए, पीसीएस, हम एग्जाम तो पीसीएस का ही दे रहे हैं ना, तो आंसर है पीसीएस, मतलब शॉर्ट ट्रिक है पीसीएस। पी से परमानेंट सेटलमेंट, सी से कॉर्नवालिस, रिकमेंडेशन शोर की। तो पीसीएस याद रखिए, पीसीएस, पी से परमानेंट, सी से कॉर्नवालिस और एस से शोर। जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे कॉर्नवालिस ने परमानेंट स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू कर दिया। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक कानून जिसे कहते हैं सूर्यास्त का नियम, यह सूर्यास्त कानून लागू होता था। सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है? तो आंसर आएगा परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त कानून की बात की गई। क्या है सूर्यास्त का नियम या सूर्यास्त कानून क्या है? तो ऐसा बोला गया कि जितना लगान अंग्रेज आपको बताएंगे, जमींदार को बताएंगे इतना लगान देना है, उतना लगान उस जिस डेट पर बताया कि इस डेट पर आगे हमको इस लगान आपको देना पड़ेगा, उस डेट के सूर्यास्त तक अगर वह लगान अंग्रेजों को नहीं मिला तो सूर्यास्त के बाद अगले दिन वह जमीन किसी दूसरे जमींदार को नीलाम कर दी जाएगी। इसे कहा गया सूर्यास्त का कानून, सनसेट लॉ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सूर्यास्त के कानून का संबंध किस व्यवस्था से है, तो आंसर आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तेमरारी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ऐसा बोला गया कि टोटल रेवेन्यू का 1/10 भाग, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कर लीजिए, काट लीजिए इसको, 1/10 भाग जमींदार को दिया जाएगा और 10/11 भाग ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जितना लगान मिल रहा है, मान लेके चलते हैं हम लोग, अगर हमको 110 रुपये मिल रहा है तो 110 रुपये का 1/10 भाग तो जमींदार को दे दिया जाएगा। कितना हो गया? 11 रुपये। और 110 का 10/11 भाग, 10/11 भाग किनको मिलेगा? ब्रिटिशर्स को। इसका मतलब ये क्या हो गया? 11 एकम 11 और 100 रुपीज। तो जाने इस चीज को, तो ये 100 रुपीज दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को और 10 रुपये मिलेगा जमींदार को। यह नियम था। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितना भाग जमींदारों को रखने का आदेश हुआ? कितना भाग जमींदार रख सकते थे लगान का? तो आंसर होगा ए ऑप्शन 1/10, बी ऑप्शन 10/11, सी ऑप्शन 9/10, डी ऑप्शन पता नहीं क्या 10। तो आंसर क्या है? 1/10 भाग जमींदार को रखने की इजाजत दे दी गई, जबकि 10/11 भाग ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, लगान का देना पड़ेगा। किन किन क्षेत्रों में यह लागू की गई? तो याद रखिए, किन किन क्षेत्रों में लागू की गई? बंगाल, बिहार, उत्तरी कर्नाटक और उड़ीसा। इन क्षेत्रों में भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था? परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। बंगाल, बिहार,
उत्तरी कर्नाटक और उड़ीसा। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो आंसर है परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त। और यह व्यवस्था, यह जो टोटल परमानेंट सेटलमेंट था, ये टोटल कितने परसेंटेज एरिया पर था? तो मैं आपको एरिया टोटल परसेंटेज लिखवा देता हूँ। यह है 19% एरिया पे था, 19%। ये क्यों बता रहा हूँ? तो ये याद नहीं करना, बताऊंगा भी क्यों बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट 1793 में लागू हुई। आरपीएससी राज्यसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर का एग्जाम हुआ लगभग जुलाई 2019 में। इस राज्यसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो आंसर था 1793। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर। इससे संबंधित कानून का नाम क्या है? सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का नियम। कितना भाग देना पड़ता था? 1/10 भाग देना पड़ता था जमींदार को, और 10/11 भाग ब्रिटिशर्स के पास आता था। इसको काट के लिख लीजिएगा। कौन कौन से एरिया पर है? बंगाल, बिहार, उत्तरी कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, रट्टा लगा के क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था थी? तो आंसर आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। और ये भारत के टोटल एरिया के 19% पर यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक, आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी, आखिर इस व्यवस्था का जन्म क्यों हुआ? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत समस्या क्या आ रही थी? इस व्यवस्था को शुरुआत किया गया तो शुरुआत में रेवेन्यू तो बहुत अच्छा खासा कलेक्ट किया अंग्रेजों ने, लेकिन धीमे धीमे वह कलेक्शन कम होने लगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण था, यह सूर्यास्त का कानून कहता था कि अगर इस डेट, मान लीजिए एक्स डेट पर अंग्रेजों ने कहा है जमींदार को कि हमको लगान आके देना है आगे, वो एक्स डेट से उस एक्स डेट के सूर्यास्त तक अगर आपने लगान हमको नहीं दिया जितना निर्धारित किया गया है, तो हम इस सूर्यास्त के बाद आपकी जमीन को नीलाम कर देंगे। तो शुरुआत में तो जमींदारों ने बहुत बुराई करी अंग्रेजों की, ये सबसे घटिया लॉ है, ये भारत का सबसे बेकार लॉ कानून बनाया गया ये। लेकिन धीमे धीमे भारत में जुगाड़ बहुत होती है, हमने जुगाड़ कर ली, जमींदारों ने जुगाड़ क्या कर ली? जुगाड़ क्या करी गई कि जैसे ही सूर्यास्त, मतलब भाई एक्स डेट तक इतना लगान, मान लो 10 लाख रुपए का आ गया लगान, जमींदार को दिख गया कि 10 लाख तो नहीं पैदा कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने मतलब का जमींदार ने पैदा कर लिया, 2-3 लाख 5 लाख अपनी जमीन में रख लिया। ज्यों ही ये डेट लगान देने की आई तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए जमींदार ने कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो अंग्रेजों ने क्या बोला? सूर्यास्त का कानून, हम इस दिन के सूर्यास्त के बाद आपकी जमीन नीलाम कर देंगे। जमींदार ने कहा कर दो नीलाम। जमींदार ने कहा नीलाम करो, अंग्रेजों ने नीलाम करी तो जमींदार ने अपना ही रिश्तेदार लगा दिया लाइन में, जमीन वापस घूम के फिर उसी जमींदार के पास आ गई, पत्नी लगा दी लाइन में, नीलाम कर दी। नीलाम भी की गई, बोली लगी, इनने बोली फिर से जीत ली, फिर से सूर्यास्त हुआ, फिर से जमींदार ने अपना रिश्तेदार फिर से लगा दिया, जमीन फिर से जमींदार के पास आ गई उसी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को बेवकूफ़ बनाया जाने लगा। अंग्रेजों को समझ में आ गया तो एक नई व्यवस्था, एक नया पूर्वज व्यवस्था का जन्म है जिसको बोला गया, जिसका नाम है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयत का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर, मतलब यहाँ पर तो बिचौलिया था जमींदार, किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन है? बीच में जमींदार। देखिए समझने की चीज़ है। आप पूछ सकते थे कि सर ये ब्रिटिशर्स ने पहली बार में डायरेक्ट किसान को क्यों नहीं पकड़ा? अगर ब्रिटिशर्स चाहते तो सीधे, मतलब उनको तो पैसा कमाना है, उस डायरेक्ट किसान को, जैसे इन्होंने रैयतवाड़ी में किसान को अप्रोच कर लिया, मतलब बिचौलिया को हटा दिया बीच से, सीधा किसान को अप्रोच किया। तो सर शुरुआत में ही ब्रिटिशर्स ने किसान को अप्रोच क्यों नहीं किया? जमींदार के थ्रू क्यों गए? तो आप समझो, हम आज की डेट में, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम अब बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर मैं यही बात आपको 1700 के आसपास की करूं, 1800 के आसपास की करूं, तो उस वक्त अनपढ़ बहुत, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको बस इतना पता है पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और 50-60 हज़ार रुपये जेब में रखे हो, किसी ने चाकू लगा दिया आपके पीछे से, बोला कि पैसा निकालो, तो पैसा निकाल के दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिख लिया है, आपको पता है कि वो 5-6 चाकू लेके खड़े हैं, आप यहाँ 50,000 बचाओगे, वो चाकू मार देंगे 3-4 जगह, तो 3-4 लाख तो ऐसे ही लग जाएगा, पता नहीं जिंदा रहो कि ना रहो। तो पढ़े लिखे होने का ये फायदा है कि दिमाग लगाया कि हाँ भैया 50,000 दे दो इनको, जीवन रहेगा तो फिर से कमा लेंगे। ये आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज हम ये सोच रहे हैं। मैं पुराने ज़माने में पहुँचो, 1700 में पहुँचो और सोचो कि वह किसान जो मेहनत करके ज़मीन में पैसा, मतलब खेती करके और किसी प्रकार से बेच बाच के 2-3 रुपये लेके जेब में चला आ रहा है, घर वालों को खाना खिलाऊंगा जाके, परिवार बैठा है भूखा, और रास्ते में अगर मान लो कोई आगे कूद गया, बोला 2 रुपये निकालो, तो कहेगा ना जान ले लो, पैसा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उसके लिए उस वक्त जान कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है। अंग्रेज ये समझता है, अंग्रेज को पता है ये
कि अगर इस वक्त किसान को सीधा अप्रोच किया जाता और किसान से कहते लगान दो, तो किसान मारता क्या, भाई तुम कौन हो भाई, बाहरी हो ना, भारत की तो हो नहीं। अंग्रेज डरता, किसान डरता ही नहीं अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज बाहर के हैं, भारत के नहीं है भाई। अगर अभी आज की डेट में आप अपने मोहल्ले किसी पार्क में जाओ और कोई अंग्रेज आपको मार दे, तो आप रट के घुसा ही घुसा दोगे, लाते घुसा बजाना शुरू कर दोगे कि सर हमको क्यों, सॉरी हमको कैसे मार दिया। भारत के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति विदेशी आएगा और हमको मार देगा और हम छोड़ देंगे, तो ये हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भूखाल है कि हम तो भारत के ही हैं, हमको कैसे छू लेगा। तो ये तब भी तो था, पुराने जमाने में भी तो एक था, किसान को लगता था कि अंग्रेज कौन, ये बाहर के गोरे लोग हैं, ये भारत के थोड़ी ना, इनसे क्या डरना। अच्छा बंदूक दिखाओगे, बंदूक खा लेंगे, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पढ़े लिखे नहीं, इतना सोच नहीं पा रहे कि मार देंगे तो मर गए, तो फिर परिवार कौन पेट पालेगा, ना मार दो, मारना मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को चुना जिनसे किसान, जो गांव का किसान है वो डरेगा। और वो गुंडे कौन है, वो है जमींदार, क्योंकि इनसे डरेगा जमींदार से। भारत के ही जमींदार, बाहर के नहीं, विदेश के नहीं है। जमींदार कहेंगे हम तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे, तुम्हारी बीवी उठा लेंगे, तो किसान डरेगा कि अबे यार ये तो मतलब हमको धमकी दे रहे हैं, सच में सब कुछ कर देंगे। ब्रिटिशर्स से नहीं डरेगा। इसलिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को फोकस किया, जमींदारों पर फोकस किया, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और परमानेंट स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा नौटंकी होने लगी कि ज़मीन लौट लौट के उसी जमींदार के पास पहुंचने लग रही है, रेवेन्यू कम होने लगा है, जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों को रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो अब अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई कि अंग्रेजों ने सीधा का सीधा किसको पकड़ लिया है, रैयत लोगों को पकड़ा है। बोला कि अब हम जमीन का मालिक किसको बनाएंगे, रैयत को। रैयत का मतलब कल्टीवेटर्स को, खेती कर रहे हैं उनको ढाला है धीमे धीमे, क्योंकि किसानों का पता लग गया कि हम इनको पैसा दें और ये ब्रिटिशर्स को पैसा देंगे, तो इससे अच्छा हम सीधे ब्रिटिशर्स को पैसा ना दे दें। और ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, रैयत को बना दिया जमीन का मालिक। व्यवस्था लागू हुई 1820 में। उस वक्त है लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, और थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड, इन लोगों ने साइंटिफिक अप्रोच का प्रयोग करते हुए ऐसा बोला। दो बातें बोली थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने। क्या दो बातें बोली कि क्वालिटी ऑफ लैंड और नेचर ऑफ द क्रॉप के आधार पर, फसल की प्रकृति कैसी है और जमीन की विशेषता कैसी है, इस आधार पर किसानों से लगान वसूला जाएगा। लेकिन फिर वही, आजकल हर चीज पेपर पे होती है, जमीन स्तर पे कहाँ होती है। वो तो पुराना जमाना था कि पेपर में तो लिख दिया कि क्वालिटी ऑफ द लैंड एंड नेचर ऑफ द क्रॉप, मतलब फसल की प्रकृति और जमीन की विशेषता के आधार पर लगान वसूला जाएगा, सिर्फ पेपर में ही लिखा रहा। सबसे वहाँ चावल नहीं उग पा रहा है, लेकिन बोले चावल उगाओ। वहाँ धान नहीं हो पा रहा, कह रहा ये होगा वो उगाओ। मिट्टी की विशेषता ही नहीं है कि वो अफीम की खेती कर पाए, और तुम कह रहे अफीम उगा दो, तो कैसे उग जाएगा। तो याद रखिएगा कि 1820 पे जब रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू हुआ है, उस वक्त गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को शुरुआत करी। याद रखिएगा, रिकमेंडेशन किसने करी थी, रिकमेंडेशन की थी थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने। इन लोगों ने दो बातें बोली थी, क्या, क्वालिटी ऑफ लैंड और नेचर ऑफ द क्रॉप के आधार पर इस व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक, कौन कौन से एरिया में लागू हुई है, मुंबई, मद्रास और असम। ठीक है, यह व्यवस्था 45 to 55% एरिया में भारत के लागू हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था। बाद में जाकर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है मैं अभी बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डेटा याद नहीं करना आपको। यहाँ पे मैंने 19% बताया था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 45 to 55%। ये डेटा याद नहीं करना, ये बताऊंगा क्या याद करना है। तो अगर आपसे पूछ ले, बताइए मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू हुई, तो आंसर आएगा रैयतवाड़ी। क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में 2017 में। रिव्यू ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा था, बताइए उत्तरी कर्नाटक में कौन सी व्यवस्था लागू हुई, तो आंसर था जमींदारी व्यवस्था। बताइए इनमें से किस स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं हुई। तो ये तीन नाम लिखे हुए थे, तो आंसर आपको इन्हीं में से कुछ देना था। तो ये इस प्रकार से अगर आप डायग्राम में चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं, सुबह उठिए सुबह सुबह और एक बार इस डायग्राम को बस खोल के देखना भर है, बस कॉपी पेन लेके बना लीजिए अपनी कॉपी में। ये इंग्लिश हिंदी का तो कोई फर्क पड़ा नहीं। 1793 को 1793 कह लो हिंदी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही रहेंगे हिंदी में। जॉन शोर ही रहेंगे। सनसेट लागू लिख लीजिए, सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त कानून। यहाँ पर 1/10 टू जमींदार, काट लीजिए यहाँ पर इसको, और 10/11 टू ब्रिटिशर्स ये लिख लीजिए ऐसे, और जगह का नाम लिख लीजिए, इन एरिया में लागू हुई है ना। इसको आप बस सुबह उठकर एक बार देखना पर है। मेरा दावा है कि 2-3 बार देख लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन यहाँ जॉन शोर थे, कि यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, कौन सी व्यवस्था क्या थी, कौन किसमें मालिक हुआ, कौन क्या हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताइए किस व्यवस्था के अंतर्गत कल्टीवेटर्स को मालिक बना दिया गया जमीन का। आंसर आप बताओगे क्या, रैयत का मतलब ही होता है कल्टीवेटर। रैयत का मीनिंग होता है कल्टीवेटर। जमींदारी में जमींदारी का मीनिंग है जमींदार।
रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। और इसी क्रम में 1830 के अराउंड जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने हमारे, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में एक व्यवस्था लागू की गई जिसे बोला गया महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी, महल का मतलब होता है कम्युनिटी, समुदाय अथवा गांव का मतलब। अभी यहाँ पर तो किसानों को बोला आप लगान दो, किस आधार पर दो, क्वालिटी ऑफ लैंड और नेचर ऑफ द क्रॉप। यहाँ पर क्या बोला गया, महलवाड़ी में बोला गया, महल गांव का मतलब पूरे के पूरे गांव को लगान देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, उसमें 50 लोग हैं, तो बोला गया ये 50 लोग 50 लाख रुपए देंगे। इसका मतलब एक आदमी कितना रुपए देगा, अगर 50 लोग 50 लाख देंगे तो एक आदमी 1 लाख रुपए देगा, मतलब एक व्यक्ति 1 लाख रुपए का लगान देगा। तो ये पूरे के पूरे गांव पर लगान लगा दिया गया। ये ग्राम, इसे बोला गया महलवाड़ी, पूरे के पूरे ग्राम के द्वारा, मतलब ग्राम का जो मुखिया जिसे बोला गया लंबरदार के द्वारा वसूली की गई। तो ग्राम का हेड होता था उसे लंबरदार कहा जाता था, इसके द्वारा महलवाड़ी की है मतलब वसूली की जाती थी। याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ है। साथ में हॉल्ट मैकेंजी के लिए कहा जाता है कि रिकमेंडेशन जिसने दी उनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, इन्हीं को जन्मदाता कहा जाता है महलवाड़ी सिस्टम का। तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। किसने रिकमेंड किया, हॉल्ट मैकेंजी ने। कौन कौन से स्थानों में, तो याद रखिएगा गंगा वैली, सेंट्रल इंडिया और पंजाब। गंगा वैली में तो उत्तर प्रदेश का एरिया मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिएगा, बताइए मध्य भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, तो आंसर आएगा महलवाड़ी व्यवस्था। तो मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा था कि अगर आप डायग्राम के थ्रू जा रहे हैं तो आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं करेगी। ये डायग्राम अपने आप में पूरा ग्रंथ है, इसको 2-3 बार, एक बार बना लीजिए, 2-3 बार इसको आप लिख लीजिए, आपको एक एक चीज बहुत प्यार से याद होगी, बहुत प्यार से। तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, मैंने आज शुरुआत करी थी बैटल ऑफ प्लासी से। उसके बाद मैंने प्लासी के बाद आपको बताया बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के बाद मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ बुलिनिज्म। बुलिनिज्म के बाद मैं आपको बताया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। और इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था इजारेदारी प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई। उसके बाद मैंने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, फिर बताया रैयतवाड़ी सेटलमेंट और फिर बताया महलवाड़ी सेटलमेंट। तो मैं आपको ये 4 तरह की सेटलमेंट बता चुका हूँ। इवन अगर यूपीपीसीएस के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए किस प्रकार की व्यवस्था भारत में लागू हुई, आधुनिक भारत में व्यवस्था पूछ सकता है आपसे, तो आप ये 5 व्यवस्थाओं के नाम, 4 व्यवस्थाओं के नाम है, इन 4 व्यवस्थाओं के नाम आप कोट कर सकते हैं और इनमें पॉइंट भी आपको मिल चुके हैं, आप ये सब लिख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारा आज का टॉपिक यही था। अब इसमें क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन वही, बैटल ऑफ प्लासी में कौन नहीं था, बैटल ऑफ बक्सर में कौन नहीं था, जमींदारी व्यवस्था में कौन किस साल में शुरुआत हुई, या फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, रैयत का मतलब क्या था, क्वालिटी ऑफ लैंड और नेचर ऑफ द क्रॉप की बात किस व्यवस्था के अंतर्गत की गई, मतलब जमीन की विशेषता और फसल की प्रकृति की बात किस व्यवस्था के अंतर्गत की गई, तो आंसर आता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंतर्गत। या क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए लंबरदार मतलब जिन्हें कहा गया कि ग्राम हेड कहलाए, इन लंबरदार के द्वारा किस व्यवस्था से लगान वसूला गया, तो आंसर है महलवाड़ी के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सारे सेटलमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग पहुंचेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। देखिए उड़ाना बहुत आसान होता है, मैं चाहूँ तो उड़ा दूं, लेकिन उड़ाकर मैं अपना काम तो खत्म कर दूंगा, आप पे बोझ बन जाएगा। मेरा काम है हर एक शब्द को, हर एक पॉइंट को सही से याद करा देना। मैं चाहता तो आधुनिक भारत को 1857 के रिवॉल्ट से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं पीछे से स्टार्ट करके आया हूं। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवॉल्ट, और उस रिवॉल्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर यह विद्रोह हुआ क्यों। अभी तक हम भूमिका बना रहे थे कि धातुवाद का सिद्धांत आया, उससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने अपने पांव भारत में जमा दिए, उसके बाद धातुवाद का सिद्धांत मतलब धातु, अंग्रेज की महिला मतलब क्राउन कह रही है कि हमको धातु लाओ, सोना लाओ, सोना लाओ। उसके बाद भारत में वसूली की शुरुआत, और व्यवस्था कौन सी लागू की गई वसूली की शुरुआत करने के लिए, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। उसके अंतर्गत हम लोग इजारेदारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किसान जमीन पर आ गया, किसान रो रहा है, किसान विवश है कि किसान को अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और उसी अंग्रेजों की आर्मी के ज्वाइन करने के समय कुछ ऐसी अपमान किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा उन किसानों का जो बेचारे भूमि के स्वामी, जमीन के स्वामी रह चुके हैं, उनको तुमने आर्मी में 5 रुपए की तुम तनख्वाह दे रहे हो, तो कुछ बेइज्जती होगी, कुछ कई सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएंगे, जिनके बाद 1857 के रिवॉल्ट का जन्म होगा। मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं 1857 का वह विद्रोह जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, विद्रोह भी कहा जाता है,
अंतर क्या है ये बताऊंगा, साथ में 1857 के रिवॉल्ट का कारण क्या है, किन किन राजाओं ने या किन किन नवाबों ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, कहाँ से किसने पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने क्या विचार दिए। फॉर एग्जाम्पल वीर सावरकर ने बोला भारत की लड़ाई का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको किसने क्या बोला। या ग्रेट रिबेलियन बोला है, अशोक मेहता ने बोला ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह। तो ये सब बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। साथ में ये भी बता रहा हूँ कि उस वक्त ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पामस्टन के बारे में बताऊंगा। तो ये हम अगली क्लास से हमारा आधुनिक भारत रियलिटी में वास्तविकता में शुरू होगा। और मैं आपसे ये मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि 1857 रिवॉल्ट से जब आप आधुनिक भारत पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे, कहानी के साथ चलना शुरू करेंगे और कहानी के साथ ही खत्म करेंगे जाके, आपका पूरा आधुनिक भारत कहानी में खत्म हो चुका होगा। शर्त ये है, साथ में रहिए और लगे रहिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ रहेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे डेली। मैं ज़्यादा लंबा वैसे वीडियो नहीं डालता हूँ, 30-40 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ख़त्म भी हो चुकी होंगी। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही कोई वीडियो आने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं रिप्लाई करूंगा। आप मेरा कोड PDUS का प्रयोग कर सकते हैं। इस PDUS का कोड का प्रयोग करने से आपको टोटल सब्सक्रिप्शन की फीस में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो घर बैठे कहीं नहीं जाना है, माँ के हाथ का खाना खाइए, उससे अच्छा खाना की आवश्यकता है। और घर बैठे तैयारी करिए, हुआ मत बनाइए कि इलाहाबाद जाना, दिल्ली जाना बहुत जरूरी, नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। घर पे बैठ के पढ़ाई करिए आराम से। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर जो जी जान से पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ा रहे हैं, रात को 10-11 बजे पढ़ाते हैं लाइव आकर। तो आप जी जान से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अनअकैडमी के साथ बने रहिए और अपने ख्वाबों को पूरा करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।